और उन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से कौन जाएंगे, ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है, वो तय करेंगे। और बिहार के आम आवाम की यह सदिच्छा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। बिहार की राजनीति में जो दिख रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव है, संख्या गणित साफ है। 243 विधायकों वाली विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, यानी 4 सीटें लगभग तय। असली लड़ाई 5वीं सीट की है, लेकिन अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसी ऐलान ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। सबसे पहले जेडीयू की तरफ आते हैं। राज्यसभा की 5 चुनावी सीटों में से जेडीयू को 2 सीटें मिलना तय है और इन दोनों ही सीटों पर जेडीयू ने मौजूदा और पूर्व सीएम के बेटों को भेजने का अनौपचारिक फैसला भी कर लिया है। जहां पहला नाम पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का है, तो वहीं पर दूसरा नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। अब समीकरण समझिए। रामनाथ ठाकुर का नाम इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज का चेहरा है, कर्पूरी ठाकुर की विरासत के वारिस हैं। भले ही उनके निजी राजनीतिक करियर में प्रमुखता से कोई बड़ी उपलब्धि ना हो, लेकिन राजनीतिक उपलब्धि पर विरासत का दाव एक बार फिर भारी नजर आ रहा है और यही वजह है कि उनका राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब दूसरी सीट की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनके पास अनुभव है और फिलहाल राज्यसभा में उपसभापति के पद पर कार्यरत भी हैं। पहले चर्चा थी कि कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन शायद जेडीयू को वो वक्त याद है जब एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद हरिवंश नारायण ने पार्टी के साथ वफादारी ना दिखाते हुए बीजेपी के साथ अपनी लॉयल्टी बरकरार रखी थी और यही वजह है कि उन्हें दोबारा राज्यसभा ना भेजने के लिए फैसला लिया गया। इस बीच निशांत कुमार के नाम की एंट्री हुई और इसके साथ ही उनका पत्ता कटना भी तय माना जाने लगा। ऐसे में अगर हरिवंश हटाए जाते हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि वह सीट निशांत के लिए खाली हो रही है? बस राज्यसभा चुनाव की असली कहानी यहीं से नया मोड़ लेती है। निशांत कुमार की बात करें तो वो अब तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे थे। कभी कहते थे कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते, वो बस समाज सेवा कर अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये जो तस्वीर है ये बदलती नजर आई है। अब न सिर्फ वो पोस्टर्स पर नजर आ रहे हैं बल्कि कार्यक्रमों में भी दिख रहे हैं और युवा विधायकों के बीच बैठते नजर आते हैं। और फिर यहीं पर शुरू हो जाता है बयानबाजी का वो दौर, जहां पर मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री जल्द होगी। जी के बारे में लंबे अरसों से बिहार के नौजवान, बिहार के प्रगतिशील लोग और जनता दल पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका अदा करें। उस पर अब विराम लग रहा है। जल्द ही उनकी घोषणा होगी और आएंगे और पार्टी के अंदर काम करेंगे। तो हम भी उनको शुभकामना देते हैं कि आए। पार्टी में जिसकी ज़रूरत थी, पार्टी में जिसकी यहाँ पर अपार संभावना है। विजय चौधरी कहते हैं फैसला मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन पार्टी चाहती है कि निशांत आए। राज्यसभा में एक चीज तो पक्की है कि 5 सीट एनडीए के खाते में आएंगी और उसमें से अभी तक जो संख्या गणित है उसके हिसाब से कम 2 सीटें जदयू के खाते में भी आनी चाहिए और उन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से कौन जाएंगे, ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है, वो तय करेंगे कि राज्यसभा कौन जाएंगे। लेकिन निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी।
नीरज कुमार कहते हैं उन पर कोई दाग नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, ऐसे में अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। कुमार सक्रिय राजनीति में आए, यह जनता दल यू के सामाजिक समूह का समर्थक और बिहार के आम आवाम की यह सदिच्छा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। अब इससे कुछ लोग अशांत हो जाते हैं, तो उनका विषय है। संस्कार, पढ़ाई लिखाई, इन तमाम मुद्दों पर अगर राजनीतिक संदर्भ को देखा जाए तो निशांत अपर हैंड में। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है या यह उत्तराधिकार की औपचारिक तैयारी है। सवाल है, क्या यह सिर्फ चर्चा है या एक तय स्क्रिप्ट। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर निशांत राज्यसभा जाते हैं तो यह सिर्फ एक सीट नहीं होगी या जेडीयू के भीतर उत्तराधिकार की औपचारिक घोषणा जैसा होगा। क्या नीतीश कुमार राजनीतिक करियर से एग्जिट प्लान बना रहे हैं? क्या पार्टी को परिवार के भीतर सुरक्षित करना चाहते हैं या सिर्फ राजनीतिक बैलेंस बनाने की कोई कवायद है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी इस समीकरण को कैसे देख रही है? यानी ये जो राज्यसभा चुनाव है, ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, ये बिहार के भविष्य की सत्ता संरचना का ब्लूप्रिंट भी है। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो जेडीयू में परिवार आधारित उत्तराधिकार की शुरुआत यहीं से होगी। अब हम बीजेपी की तरफ चलते हैं। बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहला नाम है नितिन नवीन, दूसरा नाम है शिवेश कुमार राम। नितिन नवीन की बात करें तो उनका नाम पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था। संगठन के मजबूत चेहरे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें दिल्ली भेजना राजनीतिक तौर पर स्वाभाविक कदम था। संदेश साफ, संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। लेकिन असली दिलचस्पी दूसरे नाम में है, शिवेश कुमार राम। शिवेश कुमार राम दलित समुदाय से आते हैं। उनके पिता मुन्नीलाल बीजेपी के एक सीनियर नेता और पूर्व सांसद रहे हैं। संगठन में उनका लंबा अनुभव रहा है और शिवेश को 2024 लोकसभा चुनाव में सासाराम से टिकट भी दिया गया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उन्हें राज्यसभा भेजना कई संदेश देता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी शिवेश के जरिए दलित समीकरण साध रही है? क्या संगठन को स्टार पावर से ऊपर रखा गया है? क्या पवन सिंह जैसे नाम जिनके काफी चर्चा हो रही थी राज्यसभा भेजे जाने की, उनको जानबूझकर किनारे किया गया है? सवाल यहीं पे खत्म नहीं होते, क्योंकि अब असली सवाल है उपेंद्र कुशवाहा का। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटा नाम नहीं है। उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 1985 से शुरू हुआ उनका सियासी सफर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां शायद उनके अस्तित्व पर ही सवाल है, लेकिन उनके स्टाइल पर बिल्कुल भी नहीं है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो यहाँ पर अक्सर चर्चा होती है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का गठन ही सौदेबाजी के लिए किया था। यानी कि जब भी वे सत्ता के मैदान में कमजोर नजर आते हैं तो अपनी पार्टी का विलय किसी बड़े दल, खासतौर से सत्ताधारी दल में कर देते हैं। बदले में राज्यसभा, विधान परिषद या मंत्री पद हासिल कर लेते हैं। फिलहाल मुसीबत में फंसे कुशवाहा को राज्यसभा सीट और बेटे को मंत्री पद की चाहत थी और इसी में कुशवाहा को अपना फायदा नजर आ रहा था, तो वहीं बीजेपी को अपना फायदा, क्योंकि बीजेपी को भी 4 विधायक उनके साथ मिल जाते। और शायद यही वजह थी कि जब कुशवाहा की दिल्ली में मुलाकातें हुई, संकेत मिले, खबरें चली कि विलय की शर्त रखी गई है, यानी पार्टी खत्म कीजिए, सीट पाइए, तो सबको लगा कि शायद यही होने वाला है। लेकिन जब ऐलान हुआ तो सब हैरान रह गए। अब तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए ने 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना दिया है और यहीं से पूरा खेल बदल गया है। एनडीए के पास 202 विधायक है, जिसके चलते 4 सीटें जो हैं वो सुरक्षित मानी जा रही हैं। लेकिन 5वीं सीट के लिए 41 वोट चाहिए और इस सीट पर एनडीए को 3 अतिरिक्त वोट की ज़रूरत होगी। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास 35 विधायक है। आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि वह तेजस्वी यादव को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 6 विधायक है और बीएसपी का 1 विधायक निर्णायक साबित हो सकता है। यानी अब 5वीं सीट पर सीधा मुकाबला है कुशवाहा बनाम महागठबंधन का और यहीं से सवाल बदल गया है।
क्या बीजेपी ने कुशवाहा को सच में मौका दिया है या उन्हें एक कठिन मुकाबले में उतार दिया है? क्योंकि अगर अतिरिक्त वोट नहीं मिले या क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो ये शायद कुशवाहा की सियासी साख को भी खत्म कर सकता है और इसका सीधा असर क्या गठबंधन पर पड़ेगा? और अगर कुशवाहा यहाँ पर जीत जाते हैं तो क्या यह बीजेपी की रणनीतिक चाल मानी जाएगी? अब पूरा समीकरण देखिए। 4 सीटें लगभग तय हैं, 2 बीजेपी की जिसमें उन्होंने नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम को उतारा है, 2 जेडीयू की जिसमें एक रामनाथ ठाकुर, दूसरी पर निशांत की चर्चा है, और 5वीं सीट कुशवाहा बनाम महागठबंधन की। विपक्ष AIMIM के समर्थन मांग रहा है। बीजेपी की नज़र कांग्रेस और BSP के विधायकों पर बताई जा रही है, यानी अब असली लड़ाई 5वीं सीट पर है। या राज्यसभा चुनाव नहीं है, या रिश्तों की परीक्षा है, या उत्तराधिकार की शुरुआत हो सकती है, या कुशवाहा की सियासी परीक्षा है, या बीजेपी की सहयोगी प्रबंधन रणनीति का भी टेस्ट है। और अब सवाल आपसे, क्या बीजेपी ने कुशवाहा को अवसर दिया है या उन्हें एक जोखिम भरे मुकाबले में उतार दिया है? क्या निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत होगी? यूं तो होली का तोहफा बीजेपी ने कुछ लोगों को दे दिया है, लेकिन होली के बाद की राजनीति अभी खुलना बाकी है, क्योंकि बिहार में असली खेल अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप, और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।